हैं बेटे, जहां पर भी आपको शब्द दिख जाए आर्थिक, तो समझ लीजिएगा कि भैया पैसे की बात हो रही है, ठीक है ना। यानी कि पैसा कमाने की बात हो रही है, आर्थिक स्थिति की बात हो रही है। देखिए बच्चों, हमारे जो भारत में या कहीं पर भी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं बेटे, जो आर्थिक गतिविधियों को हम बेटे तीन भागों में बांट देते हैं, ठीक है। तीन तरह की हमारी बेटे आर्थिक गतिविधियां होती हैं, ठीक है। जिस प्रकार से पैसा आता है वो तीन प्रकार की गतिविधियां हैं बेटे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली जो होती है बेटे उसको बोलते हैं हम प्राथमिक गतिविधि, ठीक है। प्राथमिक गतिविधि, फिर द्वितीयक आ जाएगी और फिर तृतीयक आ जाएगी बेटे। तो तीन हमारी ये आर्थिक गतिविधियां हो जाएंगी, है ना। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो प्राथमिक के अंदर क्या होता है बेटे, प्राथमिक के अंदर किसी भी चीज का बेटे उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उत्पादन से जुड़ी चीजें, खेती हो गया या कोई भी चीज उगाना हो गया, ठीक है। इसके अलावा बेटे खनन वाले कार्य जो हो गए, ठीक है, खुदाई वगैरह वाले कार्य, जैसे कि लोहा निकालना, जमीन से कोयला निकालना, ये सब हो गया, ठीक है। तो प्राथमिक के अंदर कोई भी चीज का उत्पादन, इसके अलावा पशुपालन हो गया बेटे आपका, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाएंगी। द्वितीयक के अंदर क्या होता है बेटे, द्वितीयक के अंदर किसी भी चीज का हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, विनिर्माण करते हैं, ठीक है, विनिर्माण करते हैं। यानी कि मान लीजिए उत्पादन के अंदर हम देखें, उत्पादन से हमें रॉ मटेरियल मिलता है बेटे। क्या मिलता है, रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल, ठीक है। यानी कि हम देखेंगे यहाँ पर हमें कच्चा माल मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, कच्चा माल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें प्राथमिक सेक्टर से ना, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, गेहूं मिला। क्या मिला बच्चों, हमें गेहूं मिला, ठीक है। अब द्वितीय क्षेत्रक में जब हमने गेहूं को भेजा, उसका विनिर्माण करके हमने क्या बना दिया, उसका बिस्कुट बना दिया बेटे, ठीक है। और उस बिस्कुट को हम क्या करेंगे, उस बिस्कुट को रखेंगे तो है नहीं, उस बिस्कुट को हमें बेचना पड़ेगा बाजारों में। तो वो सुविधाएं कौन देगा बेटे, तृतीय क्षेत्रक देगा, ठीक है। तो इन्हीं तीन क्षेत्रों के बारे में हम और विस्तार से इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौटिल्य जी हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। उन्होंने वो लिखते हैं कि आर्थिक गतिविधि से ही समृद्धि आती है, ठीक है। आर्थिक गतिविधि यानी जब हम पैसा कमाएंगे तो उसी से समृद्धि आएगी, और इसका अभाव भौतिक तनाव देता है। यानी कि अगर ये पैसा नहीं होगा, किसी के पास भी आर्थिक चीजें नहीं होंगी, तो भैया वो तो उसकी जिंदगी तो हराम हो जाएगी, ठीक है। सार्थक आर्थिक गतिविधि का अभाव वर्तमान समृद्धि और भावी प्रगति में बाधक होता है। यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी समृद्धि रुक जाएगी और आगे आने वाली प्रगति में भी बाधक होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कितनी गतिविधियों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र जो हमने बात करी, इनको समूहबद्ध करने का आधार क्या है, किस आधार पर इनको बांटा गया है, ठीक है। और ये तीनों आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं। देखिए मैंने आपको यहां पर बताया क्या हुआ है बेटे, प्राथमिक क्षेत्रक हमें क्या देता है बेटे, रॉ मटेरियल दे रहा है, ठीक है। जैसे गेहूं दिया हमको, गेहूं से हमने बिस्कुट बनाया है, दूसरा वाला जुड़ गया ना इससे। जब तक इसके पास, दूसरे वाले के पास गेहूं नहीं आता, ये बिस्कुट कहां से बनाता, तो ये जुड़ गया इससे, ठीक है। पहले से दूसरा जुड़ा, अब गेहूं बिस्कुट बन गया, बेचने के लिए बाजार चाहिए, बेचने के लिए भैया गाड़ी भी में लोड करना पड़ेगा, तो वो कौन देगा, इसको तृतीय क्षेत्रक देगा। तो यानी कि तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनको और भी अच्छे से समझेंगे चैप्टर के अंदर हम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने अध्याय 13 में हमने दो प्रकार की गतिविधियों के बारे में सीखा, आर्थिक और गैर आर्थिक। देखिए बेटे, आर्थिक वो जिससे हमको पैसा मिले, मैंने आपको पहले बताया, जहां से भी आपको पैसा मिले वो हो जाएगी आर्थिक गतिविधि, लेकिन जहां से आपको पैसा नहीं मिलेगा वो हो जाएगी गैर आर्थिक गतिविधि। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटे, आपकी मम्मी है, वो घर में काम करती है, इतना काम कर रही है बेचारी, क्या आप उनको पैसा देते हो, लेकिन क्या उनको कोई सैलरी मिलती है महीने महीने में, नहीं मिलती ना। तो ऐसी गतिविधियां जिनमें कोई पैसा नहीं मिलता उसे हम बोलते हैं गैर आर्थिक गतिविधि। लेकिन जिन चीजों में अगर वही काम अगर आपकी मम्मी किसी दूसरे के घर में जाके कर रही हैं तो उनके लिए उनको पैसा मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे आर्थिक गतिविधि, ठीक है। आर्थिक जहां से पैसा आए, गैर आर्थिक जहां से पैसा ना आए। तो ये सिंपल है, ठीक है। देखिए, जिन गतिविधियों में मौद्रिक मूल्य यानी कि मुद्रा के रूप में मूल्य मिले, अर्जन मिले, यानी कि पैसा मिले, उन्हें आर्थिक गतिविधि कहते हैं, ठीक है। जिनमें नहीं मिलेगा उन्हें आर्थिक गतिविधि नहीं कहेंगे, ठीक है। ये मौद्रिक मूल्य की वो है, किसी वस्तु का मूल्य जिससे मुद्रा के मूल्य के रूप में मापा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम। बीते दशकों में आर्थिक गतिविधियों की संख्या में तीव्र गति से बेटे बढ़ रही है, ठीक है। उदाहरण के लिए पहले समय में लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, औजार बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कपड़े बुनते थे, ये सब करते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ा, समाज में प्रगति हुई, आर्थिक गतिविधियों में भी बेटे प्रगति होती चली गई, ठीक है। आज लोगों के पास बहुत सारे माध्यम है जिससे वो अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी गतिविधियां हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ड्रोन बनाना, बैंक, विद्यालय, होटल में कार्य करना, परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन चलाना, फर्नीचर बनाना, ठीक है, मशीन से कपड़े सिलना, सॉफ्टवेयर बनाना, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इतने सारे काम है, इतने सारे काम है, बहुत सारे काम आपके पास है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्रकों में आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। आर्थिक क्षेत्रक बेटे बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ठीक है। कुछ आर्थिक गतिविधियों में समान विशेषताएं होती हैं, इन्हें इनके आधार पर इन्हें समूह या उनमें व्यापक रूप से वर्गीकृत यानी कि बांट लिया जाता है, ठीक है, जिन्हें हम आर्थिक क्षेत्र कहते हैं।
ठीक है। देखिए बेटे क्या होता है, इनको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 प्रकार के आर्थिक क्षेत्रकों में बांटा गया है और इन्हीं तीनों के बारे में हम विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे प्राथमिक गतिविधि। मैंने आपको बताया है प्राथमिक गतिविधि में बेटे क्या होता है, उत्पादन। आपको एक शब्द याद रखना है, उत्पादन। ठीक है, यानी किसी चीज को बनाना, पैदा करना, उगाना या किसी चीज को निकालना। ठीक है, वो सब हम प्राथमिक गतिविधि में करते हैं। जैसे कि जिन आर्थिक गतिविधियों में लोग प्रत्यक्ष रूप से वस्तु का उत्पादन, आगे ना, उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। डायरेक्ट हमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है बेटे वो धरती माता दे रही है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं भैया प्राथमिक गतिविधि। जैसे खेती करना, पशु पालना, ये सारे के सारे क्या है, प्राथमिक गतिविधियां या प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर आते हैं। जैसे कृषि में अन्न उगाना, सब्जियों की खेती, जंगल से लकड़ी इकट्ठा करना, सब जो प्रकृति से डायरेक्ट जुड़ी हुई चीजें हैं। कोयला निकालना, मछली पालना, कुक्कुट पालना यानी मुर्गी पालन, अंडे लेना। ठीक है, ये सारे के सारे बेटे प्राथमिक गतिविधियों के ही क्षेत्र हैं, जिसमें प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण भी शामिल होता है। कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, वनों को संभालना, ठीक है, वन बनाना, जो भी है, ये सारे के सारे आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आ रहा है बेटे, कृषि आ रहा है, खनन आ रहा है, मछली पकड़ना आ रहा है, कुक्कुट पालना आ गया। ठीक है, वानिकी यानी कि वनों का जो लकड़ी से सामान इकट्ठा करे, जंगलों से जो जुड़ी चीजें वो हो गई। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण। ठीक है, निर्माण करना किसी चीज का भाई, विनिर्माण करना, कोई प्रोडक्ट। इन्हीं चीजों से, प्राथमिक क्षेत्रकों से जो प्राप्त चीजें हैं, उन्हीं चीजों को एक दूसरी चीज में परिवर्तित कर देना, ये द्वितीय क्षेत्र का काम है, निर्माण कर देना किसी का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटे हमको सीमेंट मिला, ठीक है, या हमको लकड़ी मिली, मान लो लकड़ी से हमने फर्श, जो भी है हमारा, टेबल बना दिया, कुर्सी बना दी। ठीक है, तो निर्माण करा, विनिर्माण करा। ठीक है, जल की आपूर्ति वगैरह हो गई, सोलर पैनल हो गए, सौर ऊर्जा हो गई, या बिजली बनाने का काम हो गया, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंदर आएंगे। और बेटे जो तृतीय क्षेत्रक है, उसके लिए आपको एक शब्द याद रखना है बेटे, सेवा। ठीक है, यानी कि तृतीय क्षेत्रक जो होता है, देखिए प्राथमिक क्षेत्र के लिए एक शब्द था उत्पादन, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, जहां भी प्राथमिक क्षेत्रों की बात करी है वहां पे उत्पादन शब्द याद रखिएगा। जहां द्वितीय क्षेत्रकों की बात हो जाए वहां पे विनिर्माण याद रखिएगा। ठीक है, और जहां पर भी बेटे तृतीय क्षेत्रकों की बात हो जाए वहां पर सेवा याद रखिएगा। यानी कि जितनी भी सेवा वाली चीजें हैं, जो सेवाएं देते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य की देखभाल करना हो गया, व्यापार उद्योग सामग्री हो गया, या ट्रैफिक जो परिवहन हो गया, संचार हो गया। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं बेटे। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये 3 शब्द मैंने आपको बता दिए हैं कि भैया जहां पर भी उत्पादन आए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक आए, विनिर्माण हो रहा है, तृतीयक में सेवा हो रहा है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है इसलिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बेटे कि भैया कृषि, खनन, मछली पकड़ना, पशु पालना, वानिकी, ये सारे के सारे प्राथमिक गतिविधियां हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो भी हम देख रहे हैं नीचे फोटो, ये सारी की सारी बेटे प्राथमिक गतिविधियों के अंदर आती हैं। ठीक है, इसके अंदर दूसरी गतिविधि हमने देखा भैया, दूसरी गतिविधि में के अंदर क्या आ रहा है, जो प्राथमिक क्षेत्र से हमें चीज मिली थी उनको हमने रूपांतरित करके दूसरी वस्तु में परिवर्तित कर दिया, उसका निर्माण कर दिया, दूसरी वस्तु में बदल दिया उसको। इसको हम बोलेंगे बेटे द्वितीय गतिविधियां, द्वितीय क्षेत्रक। ठीक है, इनमें बेटे भवन बनाना, सड़क बनाना, पानी, बिजली, गैस, इन आवश्यकताओं को, वस्तुओं को प्रदान करना होता है। ठीक है, इनमें सारा काम उद्योग यानी कि फैक्ट्रियां, क्या बेटे, फैक्ट्रियां। ठीक है, सारा का सारा काम फैक्ट्रियों में हो रहा है। ठीक है, उत्पादन इकाइयों में उत्पादों को विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण शब्द आ गया ना, भी सम्मिलित होता है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल मिलता है, उसको रूपांतरित यानी कि पूरा तरीके से बदल देते हैं। गेहूं को पूरी तरीके से बदल दिया, ठीक है, और उसको बहुमूल्य बनाकर बेचा जाता है। देखिए मान लीजिए आपके पास 1 किलो गेहूं था और वो 100 रुपए का था, तो अब उसी 1 किलो गेहूं से मैंने 100 से भी ज्यादा बिस्कुट के पैकेट बना लिया, 10-10 ग्राम के। ठीक है, या जितने भी बनाए, तो उसको मैं और भी ज्यादा मुनाफा कमा के बेच सकता हूं। यानी कि जो रॉ मटेरियल था उसको और बहुमूल्य चीज में बदलकर पूरी तरह से परिवर्तित करके मैं बेचूंगा। ठीक है, तो ये हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंदर आ जाएगा बेटे। ठीक है, कृषि क्षेत्र से अनाजों में, मिलों में आटा तैयार करना, मूंगफली थी नॉर्मल, सस्ती थी, लेकिन जब मैंने उसका तेल निकाल के बेचा तो बेटे ज्यादा महंगी बिक गई। चाय की पत्तियां तैयार करके चाय बना, वो बेची गई, तो वो भी ज्यादा पैसों में मिली। ठीक है, लॉ एस से बेटे इस्पात बनाया गया। ठीक है, जैसे कार, ट्रक इत्यादि मोटर वाहन बनाए गए। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट्री से जुड़ा काम है वो हमारे किसके अंदर आएगा बेटे, हमारा द्वितीय क्षेत्रकों के अंदर आएगा। अब लास्ट हमारा तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक यानी कि बेटे वे आर्थिक गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों में सम्मिलित लोगों की सहायता करें, सेवा दे दें। क्या दे दे बेटे, सेवाएं। ठीक है, सेवाएं सम्मिलित होती हैं, जिन्हें देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
जैसे एक ट्रक चालक अनाज सब्जियों को खेत से उद्योग बाजार में लेके जाता है, ठीक है। अगर ट्रक चालक नहीं होगा, कोई भी परिवहन का साधन नहीं होगा, तो बेटे फैक्ट्री में सामान सड़ जाएगा, लेकिन वो बिकेगा नहीं। तो तृतीयक क्षेत्र क्या है बेटे, जो हमको पूरा आधार देगा, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का जो सामान बेचेगा, जो भी करेगा, इनको जोड़ेगा, इंटरकनेक्ट करेगा, वो है हमारा तृतीयक क्षेत्रक। यानी कि सारी सेवाएं जो है, तृतीयक क्षेत्रक उन गतिविधियों का समूह जिसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्रकों को संपूरक जोड़कर एक रूप में इन्हें सहायता देगा, ठीक है, और सेवाएं देगा, जैसे कि परिवहन, बैंकिंग, व्यवसाय प्रबंधन, इसी को हम बोलते हैं बेटे तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है। फल या सब्जी विक्रेता कृषि उपज को घरेलू उपभोक्ताओं को बेचते हैं, ठीक है। इस प्रकार चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, अधिवक्ता, विमान चालक अपनी सेवाएं देते हैं बेटे, जहां लोगों की इन आवश्यकताओं की, जहां पे लोगों की आवश्यकता होती है, वहां पर ये सेवाएं देते हैं, ठीक है। तकनीशियन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को, जैसे मोबाइल फोन, टेलीविजन, इन सबको ठीक करता है, सुधार करता है इनमें। मैकेनिक कार, ट्रैक्टर, वाहनों की मरम्मत करते हैं। बिजली मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन जो बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। ये सारे के सारे अपनी सेवाएं ही तो दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से संचार सेवाएं, सॉफ्टवेयर बनाना, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, विद्यालय, चिकित्सालय, हवाई अड्डे, दुकानें, गोदाम यानी कि वेयर हाउसेज इत्यादि सभी तृतीयक क्षेत्रक हैं। इसलिए इस क्षेत्रक को बेटे सेवा क्षेत्रक भी बोला जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सेवा दे रहे हैं ये सारे लोग, ठीक है। अपना कहीं ना कहीं से ये सारे के सारे बैंकिंग हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब सेवा वाली चीजें हैं बेटे। तो तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, रेस्टोरेंट में सेवाएं, सॉफ्टवेयर तैयार करना, हवाई अड्डों पर सेवाएं, ठीक है, खुदरा रिटेल भंडार, ठीक है। अब देखेंगे लास्ट टॉपिक है कि क्षेत्रकों में परस्पर निर्भरता कैसे आई। मैंने आपको पहले बताया कि एक दूसरे के बिना ये तीनों क्षेत्र काम नहीं कर सकते हैं बेटे, है ना। तो तीनों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक क्षेत्रक कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। गुजरात के आनंद जिले में एक गांव का काल्पनिक भ्रमण करते हैं, एक रोचक उदाहरण का अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर एक कहानी दे रखी है, ठीक है, डेयरी सहकारिता के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। इन दिनों गुजरात के किसान प्रातःकाल दूध की बाल्टियां टकराते और अब सबसे अच्छे मित्रों गाय भैंसों से खुशी में रमाने की आवाज सुनते हैं। किसानों और उनके परिवारों के में गायों के एक विशेष स्थान है, ठीक है। किसान गायों को दूध दूहते हैं और आसपास की डेयरियों में बेच देते हैं, ठीक है। माह के अंत में दूध की गुणवत्ता और तौल के आधार पर भुगतान होता है। हालांकि 50 साल में ऐसी स्थिति नहीं थी। यह आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल के बारे में हम बात कर रहे हैं बेटे। ये एक दुग्ध सहकारी संघ की रोचक कहानी है, ठीक है। 1940 में के आरंभ में आनंद जिले के किसान अपना दूध आसपास के गांव में बेचा करते थे। वे चिलमिलाती गर्मी में दूध बेचते थे, ठीक है, साइकिल से जाते थे या तो पैदल जाते थे, ठीक है, जिससे कि गर्मी में दूध बेटे जल्दी फट जाता था और किसानों को बेटे खराब होने पे दूध जल्द से जल्द बेचना पड़ता था ताकि खराब ना हो जाए, ठीक है। उन्हें कठिन परिश्रम करने के बाद बेहद कम आमदनी मिलती थी, क्योंकि बिचौलिए जो थे बेटे, बिचौलिए उनकी सारी कमाई खा जाते थे, ठीक है। और जल्दी जल्दी अगर उनको अपना दूध बेचना है तो उन्हें बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो किसानों से बहुत कम कीमत पर अधिक मात्रा में दूध खरीदते थे, ठीक है, और इसे बाजार में बेचते थे। तो कई बार किसान बिचौलियों के कारण ठगी जाते थे या उत्पीड़ित में अनुभव करते थे कि भाई हमको तो ठगा जा रहा है, रोते थे, विलखते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन सभी किसान मिलकर एक देश के बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी आपने फोटो देखी ना यहाँ पर, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो इनके पास गए, ठीक है। उन्होंने स्वेच्छा से कार्य करने और बिचौलियों को निर्भरता रोकने के लिए उन्होंने बोला कि भैया एक सहकारी संगठन बनाओ। सहकारी संगठन यानी कि साथ में काम करो। व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो स्वेच्छा से यानी कि अपनी मर्जी से एक साथ आकर औपचारिक तरीके से अपनी आर्थिक सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे बोलते हैं हम सहकारी संगठन, ठीक है। क्या समूह के सभी सदस्य सहकारी संगठन के स्वामी होते हैं, कोई एक मालिक नहीं होता बल्कि सभी मालिक होते हैं, ठीक है। सभी मिलकर जो होता है वो फैसले लेते हैं, ठीक है। एक सहकारी संगठन बनाने की बोली किन्होंने बोली, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोली, ठीक है, कि भैया एक साथ जाओ, दूध की बिक्री खरीद कर सकते थे किसान लोग। अब जाकर जो थे ना, दूध के संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण के लिए पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह संभाल सकते थे। किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का परामर्श मान लिया, ठीक है, और अमूल की स्थापना करी 1946 में। श्री त्रिभुवन दास पटेल तथा डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन, ठीक है, जो एक इंजीनियर थे जो मुंबई में एक डेयरी कारखाने में काम करते थे, उनके नेतृत्व में इन्होंने अमूल की स्थापना की, ठीक है। इस प्रयास से किसानों विशेषकर महिलाओं को एकजुट किया, ठीक है। दूध के उत्पादन बिक्री पर उनका नियंत्रण बढ़ गया, ठीक है। अब उनको बिचौलियों पर नहीं टिकना पड़ता था, ठीक है। उनको बेटे पौष्टिकरण के बारे में बताया गया, ठीक है, बिक्री के बारे में बताया गया, दूध के उत्पादन के बारे में बताया गया, ठीक है। जब उन्होंने इसको आपस में साझा किया तो उनकी आमदनी बढ़ गई, लोगों की आमदनी बढ़ी। अब बिचौलियों की जरूरत उनको पड़ी नहीं, ठीक है। जैसे जैसे किसानों ने सहकारी संगठन के लाभों को देखा, साथ में और भी किसान उनके साथ जुड़ते चले गए। जब दूध की मात्रा ज्यादा हो गई तब किसानों ने इससे अन्य उत्पाद बनाने शुरू किए, जैसे कि दही हो गया, मक्खन हो गया, ये सब बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और बाद में इन्होंने आनंद जिले में एक दुग्ध प्रसंस्करण कारखाना भी खोल दिया।
फिर बाद में मक्खन, दूध का पाउडर बनाना शुरू किया। वर्तमान में इस सहकारी संगठन के पास अनेक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र, कारखाने हैं जो भारत के अलग अलग भागों में बेटे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इन उत्पादों का विपणन किया गया। ठीक है, पूरे देश की छोटी और बड़ी खुदरा दुकानों में इनको बेचा गया। छोटी से छोटी दुकानों में आज हम देखेंगे कि भैया अमूल कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है ना, तो ये सब देखते हैं हम। ठीक है, ये सब वर्ड जो आते हैं ना साइड साइड में बेटे, आप ये पढ़ लिया करिए, क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर में खुदरा पूछ रहे हैं, खुदरा से आप क्या समझते हैं, निर्यात से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ लिया कीजिए, ये जो साइड वाले शब्द होते हैं इनको पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, इन रोचक कहानी में इस सहकारी संगठन के किसान अपनी गाय का दूध बेचने के लिए धोते हैं। इस प्रकार की आर्थिक गतिविधि को प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि कहते हैं, क्योंकि दूध उत्पादन हो रहा है बेटे, दूध को प्राकृतिक स्रोत से निकाला जा रहा है ना, तो इसलिए इसको भी हम किसमें, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर इसको लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको फैक्ट्रियों में लेके जाया जाएगा, प्रसंस्कृत किया जाएगा, कारखानों में से तरल अन्य खाद्य पदार्थ जैसे पाउडर बना दिया, घी, पनीर, मक्खन, जो अन्य रूप में परिवर्तित किया गया, ये द्वितीयक क्षेत्र का आ गया। ठीक है, तो यानी कि एक ही कंपनी द्वितीयक भी है और प्राथमिक भी है, लेकिन जब इसको बेचेगी वो तृतीयक में भी हो जाएगी। ठीक है, स्थानों पर अलग अलग जगह बेचेंगे। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे, ट्रक से, लॉरी से, रेल से, वायुयान से, परिवहन से, तो ये बेटे तृतीयक क्षेत्र भी इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि भी शामिल हो गई। तो ये हमने देखा कि भैया किस प्रकार से तीनों प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो आपस में जुड़ी हुई है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इनकी निर्भरता के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए कि तीनों के तीनों जो क्षेत्रक हैं वो आपस में जुड़े कैसे हैं, तो आप अमूल का एग्जाम्पल अच्छे से डाल सकते हैं कि किस प्रकार से उत्पादन कर रहे हैं, गायों से दूध ले रहे हैं, वो उत्पादन हो गया। उसके बाद उनको अलग अलग प्रोडक्ट में परिवर्तित कर रहे हैं, वो द्वितीय क्षेत्र हो गया। और बाद में अलग अलग उनको बेचा जा रहा है अलग अलग जगह पे, खुदरा दुकानों पर, वो हमारा बेटे परिवहन के द्वारा। ठीक है, वो हमारा तृतीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो यानी कि किस प्रकार से हम देखेंगे ये आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर आज के टाइम पे देखें हम, तो बेटे अमूल के समान कर्नाटक से नंदिनी हो गया, दिल्ली में बेटे मदर डेयरी हो गया, तमिलनाडु से आविनी हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश से विजया, नागालैंड से केवी, बिहार से सुधा डेयरी, पंजाब से वर्का। ठीक है, तो नाम से अनेक सहकारी दुग्ध संगठन बेटे आज के टाइम में खुल चुके हैं और भी ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से आइए जानिए आप पाठ्य पुस्तक कैसे बनती है। अब हमारी किताबें कैसे बनती है बेटे, ये चित्र देखिए, आप इस चित्र से देखेंगे पेड़ काटा, फिर लुगदी बना के पेपर वगैरह तैयार होगा। तो एक काम नहीं बेटे ये। ठीक है, ये नेचुरल प्राथमिक क्षेत्र हो गया, फिर धीरे धीरे फैक्ट्री में जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, और जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये बेटे तृतीय क्षेत्र के द्वारा भी हमारे पास पहुंचता है। ठीक है ना, तो ये सब होता है। ठीक है, तो पेड़ से लुगदी निकालने से लेकर पाठ्य पुस्तकें तैयार करने तक, हमारे पास आने तक, तीनों क्षेत्र एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि इन तीनों के अंदर निर्भरता है, यानी कि बिना एक दूसरे के ये तीनों काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन दिनों प्रयोग हुए कागज को पुनर्चक्रण हमें बेटे करना चाहिए। पुनर्चक्रण यानी कि दोबारा से हमें रिसाइकल करना चाहिए, नया कागज बनाया जाता है। केवल एक कागज टन को पुनर्चक्रण करने के लिए 17 पेड़ काटने पड़ते हैं। ठीक है, तो बेटे पेड़ों को जो हमारे कागज है उनको ज्यादा फाड़े नहीं। ठीक है, जिससे कि हमारा पर्यावरण बच सके। ठीक है, पेड़ों में अब 2.5 घन मीटर लैंडफिल स्थान की बचत की जा सकती है। ठीक है, अब से इसको डाले जा सके। पेड़ों को काटकर कागज के नए उत्पाद बनाने की जगह पुनर्चक्रित किए जाए। ठीक है, कागज का उपयोग करने से 70% ऊर्जा और पानी की बचत होती है बेटे। ठीक है, तो याद रखिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा बेटे, हमने तीनों आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रकों के बारे में पढ़ा और उनकी निर्भरता के बारे में हमने देखा बेटे। ठीक है, उनकी निर्भरता के बारे में हमने जाना। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है बेटे। तो मेन हमारे इस चैप्टर के अंदर 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, तीनों क्षेत्रकों के बारे में कुछ भी आ जाए। ठीक है, तीनों में से किसी एक के बारे में आ जाए, और जो सबसे मेन हमारा क्वेश्चन बनता है वो है आपस में जो इन क्षेत्रकों के बीच में निर्भरता है, उसको क्वेश्चन आ सकता है, और वो भी आपको एग्जाम्पल के साथ देना है। ठीक है, जैसे कि पेड़ की लुगदी वाला एग्जाम्पल हो गया, या फिर जो हमारा अमूल का तो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। अगर आप पेपर में ऐसा कैसे लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस चैप्टर की आनी चाहिए।